हमने अभी पढ़ा था 11th में, अभी अपनी सेकेंड यूनिट पे 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा, 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ा, 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ा। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या? एक विमीय गति मतलब क्या? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पे, स्ट्रेट लाइन, मतलब जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पे गति करे तो उसको एक विमीय गति कहते हैं। मतलब आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि ऐसी गति या ऐसा मोशन जहाँ पे केवल एक अक्ष काम करे। ठीक है, अपन ने पढ़ा एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस में यदि कोई मतलब ऐसा मोशन हो जहाँ पे केवल सिंगल एक्सिस वर्क कर रही हो, एक्स एक्सिस वर्क कर रही हो, उस कंडीशंस को, उस मोशंस को हम बोलते हैं क्या? 1 डायमेंशनल मोशन। सपोज दैट आप एक रस्सी ले लें, रस्सी पे कोई कीड़ा जाए, मैं उसकी पार्श्व गति की उपेक्षा कर दूं तब। ठीक है, तो ये कीड़ा कोई स्ट्रेट लाइन पे किसी स्ट्रेट रस्सी पे चल रहा है तो उसकी इस गति को हम क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसी प्रकार की मैं बात करूं 2 डायमेंशनल मोशन की, तो 2 डायमेंशनल मोशन मतलब क्या? द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्या है? जब कोई गति समतल पे होती है। जो एक विमीय होती है वो किसी सरल रेखा पे होती है। ठीक है, अब यदि मैं 2 विमीय गति की बात कर लूं, 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर लूं, तो कितने? 2 अक्षों में होती है, एक्स और वाई अक्ष, मतलब एक समतल पे हो। क्या कहना? सपोज दैट ये इसका ओरिजिन है, ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब कोई गति एक समतल में हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन पे हुई, केवल एक्स पे हुई, सपोज दैट यहाँ पे एक कीड़ा चला। ठीक है, एक सिंपल रस्सी पे एक कीड़े की गति को मैं ले लूं तो उसको मैं बोलूंगा या सीधे सड़क पे कार की गति, यदि मैं उसकी पार्श्व गति की उपेक्षा कर दूं। ठीक है, तो सीधे सड़क पे यदि कार चल रही है तो आप बोलो उसको 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। अब यदि वही समतल पे चलने लगे, मतलब टेढ़े मेढ़े मार्ग पे चलने लगे, मतलब आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जब कोई गति एक सरल रेखा पे हो तो एक विमीय गति, जब कोई गति मतलब एक समतल पे हो, एक प्लेन पे, सपोज दैट एक्स वाई एक प्लेन बन गया। ठीक है, मतलब द्विमीय गति। अब द्विमीय गति मतलब क्या? टेढ़े मेढ़े मार्ग पे कार की गति आप ले लो। फिर त्रिविमीय गति, जब कोई वस्तु आकाश में गति करे उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन मतलब क्या? कि उसमें एक्स वाई जेड तीनों अक्षें वर्क करती हैं। ठीक है, मतलब उसको आप क्या बोल सकते हो कि त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल मोशन है, 3D। ठीक है, 3D में क्या होता है? एक्स वाई जेड तीनों अक्षें कार्य करती है। एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण आप ले लेते हैं, बहुत सिंपल है, आपको मेरा समझ में आ जाएगा। 3D का कुछ एग्जाम्पल जैसे पतंग की गति, वायुयानों की गति या पक्षियों की गति आकाश में, ये सारी चीजें क्या होती हैं? 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। यदि आपको कोई भूल जाने वाली चीजें हो तो आप ऐसा याद करो, जब एक लड़का बाइक से चला तो सिंपल सा बाइक ले लो या कार ले लो, कुछ भी ले लो, एक कार सीधे मार्ग पे चल रहा था, एक विमीय गति थी। अब वो थोड़ा सा कार को स्पीड किया और टेढ़े मेढ़े मार्ग पे चलाया तो द्विविमीय। अब सपोज दैट उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, मतलब वो ऊपर चला गया तो उस कंडीशंस को आप क्या मानो? तो त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल। ठीक है, इससे बढ़िया एग्जांपल और नहीं हो सकता समझने के लिए। ठीक है, मतलब एक 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो ठीक है, एग्जांपल भी हमने बता दिया। सीधे सड़क पे कार की गति 1 डायमेंशनल, टेढ़े मेढ़े मार्ग पे कार की गति 2 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल क्या? आकाश में पक्षियों की गति। ठीक है, हमने 4 विस्थापन वेग पढ़ा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें कवर करना है क्या? कि हमने वेग पढ़ा, विस्थापन पढ़ा। ठीक है, त्वरण पढ़ा। त्वरण क्या है? कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण को बेसिकली हम कैसे व्यक्त करते हैं? क्या होता है? त्वरण ए इज इक्वल, त्वरण को ए से वेक्टर क्वांटिटी है, ए इक्वल टू क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ? डी वी अपॉन डी टी। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। ठीक है, सारी बातें हमने पिछले दिनों पढ़ ली है, फिर भी हमने आपको बता दिया, एक बार रिवाइज कर दिया, क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है वो हमें पढ़ना है क्या? गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत बेसिक पार्ट है, पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिक्स के लिए अपनी 1 डायमेंशनल में। यदि मुझे कार की गति, किसी भी पार्टिकल्स का मोशन निकालना है, फाइनल मोशन, इनिशियल मोशन, एक्सेलरेशन टाइम, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या? कि
हमसे ये आए कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, गति के समीकरण। ठीक है, तो गति के समीकरण पहले से पढ़ने से मुझे जान लेना है बेसिक बातें कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। ऐसे व्यक्त करती है सदिश राशि है। फिर एक समान त्वरित गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में उसमें समान परिवर्तन हो। ठीक है, मैंने बोला मतलब यदि मैं बोलूं कि हमें पढ़ना क्या है, एक समान गति, एक समान पढ़ना तो इक्वेशन गति के समीकरण, पर इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं यदि उनका की पॉइंट्स मुझे पता होगा सारी चीज मुझे समझ में आएगी। एक समान गति मतलब जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान गति। अब इसी प्रकार क्या एक समान त्वरित गति, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, इसके अपोजिट बंधन होता है। ठीक है, तो क्या वेग में परिवर्तन की दर को हमने क्या कह दिया, बेसिकली त्वरण कह दिया। ठीक है, अब एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि यदि किसी वस्तु के एक समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति। ठीक है, अब एक समान त्वरित गति तो आपने सीख लिया। अब जो है तो अब मुझे सीखना है क्या कि गति के समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, गति के बेसिक समीकरण को गैलीलियो साहब ने दिया था। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, पहला जो इक्वेशन होता है गति का प्रथम समीकरण v = u + at, v = u + at। याद रखें गति के समीकरण और गति के नियम अलग अलग चीजें चाहिए। गति के नियम जो न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन साहब ने क्या दिया था, पहला जड़त्व का नियम दिया था, जो वस्तु स्थिरावस्था में स्थिरावस्था में, जो वस्तु गत्यावस्था में गत्यावस्था में, जब तक कि उसमें कोई बल आरोपित ना किया जाए। फिर क्या किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसमें आरोपित बल के अनुपाती दूसरा नियम। फिर मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया तीसरा नियम। ठीक है, तो मुझे पढ़ना क्या है, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन क्या होता है, v = u + at। दूसरा समीकरण क्या होता है, s = ut + हाफ at²। और तीसरा क्या होता है, v² = u² + 2as। ठीक है, अच्छा ये क्या होती है गति के 3 समीकरण। कौन सा, पहला v = u + at, दूसरा क्या होता है s = ut + हाफ at², तीसरा क्या होता है v² = u² + as। अच्छा, अब आपको समझना है कि जो v है यहाँ पे क्या सारी चीजें आप समझ लें। जो v है, v को हम क्या डिनोट करते हैं, v क्या है, किसी वस्तु का अंतिम वेग। ठीक, फिर u क्या है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब आप समझ लें a क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण। फिर t क्या है, समय। अब इसके अलावा एक चीज क्या है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, सारी चीजें आप देख लें। अब गति का प्रथम समीकरण मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v = u + at, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is second time. Now second equation is s = ut + half at², where s is displacement, u is initial velocity, t is time, a is acceleration, and final equation is v² = u² + 2as, where v is final velocity, as you know that u is equal to initial velocity, a is equal to acceleration. Now we are going to learn first derivation of first equation of motion or derived of first equation motion। ठीक है, मतलब गति का जो प्रथम समीकरण है उसको हम कैसे फाइंड करें, निगमन करें। ठीक है, कि मुझे प्रूफ कर पाए। इसके लिए बेसिकली 2 मेथड, सामान्य मेथड एक जनरल मेथड है, दूसरा है कैलकुलस मेथड। ठीक है, आप देख लें, दोनों मेथड बताऊंगा। पहले सिंपल मेथड कर रहा हूँ, फिर कैलकुलस मेथड बताऊंगा। v = u + at, मतलब v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t टाइम। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है v = u + at। ठीक है, आप देखते चलिए s = ut + half at² को मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता हूँ, v² = u² + 2as को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता हूँ। ठीक है, अब देखें प्रथम नियम का निगमन। ठीक है, v = u + at कहाँ से आता है। ठीक है, तो v = u + at प्रथम नियम का यदि आप निगमन देखें तो आपको पता है कि
आप यहाँ से लैंग्वेज से बता सकते, लैंग्वेज बताना है तो आप पहले देखें लैंग्वेज बताने का मतलब क्या होता है कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने मान लिया कि किसी वस्तु का, सपोज दैट यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है, कोई वस्तु मान लीजिए कार यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये इसका प्रारंभिक वेग मतलब u वेग से चलती है, t टाइम पश्चात t समय लेते हुए s विस्थापन तय करती है, जिससे उसका अंतिम वेग यहाँ पे वो पहुंच जाती है v अंतिम वेग से। अब यहाँ पे इस दरमियान इसके बीच में ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, वेग में परिवर्तन, तो त्वरण भी आ सकता है, ठीक है। तो आप समझें यदि कोई वस्तु u वेग से चल रही तो t समय पश्चात s विस्थापन तय करके v अंतिम वेलोसिटी तक पहुंच जाती है। उसके बीच में यदि वेग में कुछ परिवर्तन होता है तो त्वरण भी जनरेट हो जाता है। यही सारी चीजें फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन का मतलब इन इक्वेशनों की जरूरत होती है। तो v बराबर u प्लस at ये पहला समीकरण है। तो आप देखें, अब आपको पता है माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, ठीक है, तथा t समय पश्चात वह s विस्थापन तय करती है, जिससे उसका अंतिम वेग भी हो जाती है, इसमें त्वरण a, या ऐसा ये बोल सकते हैं यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिशील है, ठीक है, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण, क्योंकि एक समान त्वरित गति हमने अब सीखा, अब एक समान त्वरित गति से ही तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस मतलब गति के समीकरण का हम निबंध करने जा रहे हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा टेकन टाइम लिया गया समय t है, तब त्वरण क्या होता है, त्वरण a बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन लिया गया समय। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही तो हम क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण, ठीक है। तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, तो mt को इधर ट्रांसफर कर दें, ठीक, क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u। तो यदि मैं v को इधर लाऊं, at को उधर ले जाऊं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at, ठीक। यही क्या है हमारा गति का समीकरण, ठीक है। त्वरण a बराबर में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि त्वरण की परिभाषा होती है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर के त्वरण मतलब v माइनस u अपॉन t, तो t को मिले ट्रांसफर किए, ठीक है। अब अपन को देखना है गति का दूसरा समीकरण। गति का जो दूसरा समीकरण वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका निगमन देखना है, ठीक है। तो अब आपको क्या, हमने माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिशील, कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिशील, जिसका हमने प्रारंभिक वेग u माना, अंतिम वेग v माना, तथा या मैं ऐसा लैंग्वेज बोल सकता हूँ, लैंग्वेज आपको समझना है ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, बाकी आप लैंग्वेज कैसे भी समझें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा कि माना किसी वस्तु, कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात s विस्थापन तय करती है, जिससे उसका अंतिम वेग v हो जाता है, ठीक है। अब s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यदि मैं, क्योंकि इसका एवरेज वेग निकालूं, औसत वेग निकालूं, तो औसत वेग में औसत कैसे निकालते हैं, मीन आपने निकालना सीखा होगा। मान लीजिए 5 नंबर्स दिए हैं, तो 5 नंबर का सम कर लिया और टोटल नंबर्स कर लिया, ठीक है। यदि मैं यहाँ से एवरेज निकालूं VAB, तो VAB बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। अब वेगों की संख्या कितनी है, 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस v बाई 2। यहाँ पे हमने क्या लिखते हैं, चूंकि u को हमने इनिशियल वेलोसिटी माना है इसलिए u, और v को फाइनल अपॉन 2, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल टू, AB का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समीकरण 1 से मुझे क्या मिला है, v बराबर u प्लस at, तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ से v की वैल्यू रख दी, तो क्या हो गया, u प्लस at बाई 2, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये क्या हो गया, VAB इक्वल टू u प्लस u, तो अगले स्टेप में इसको लिख पाएंगे VAB एवरेज इक्वल टू u 2u प्लस 80 बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें VAB इज इक्वल टू क्या, VAB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2u प्लस 80, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, u प्लस 1 बाई 2 80, ठीक है। ये आ गया क्या, एवरेज वेलोसिटी, हमने एवरेज निकाल दिया।
सपोज दैट आपको इक्वेशन से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए भी कह रहा है इनिशियल वेग और एक्सेलरेशन के टर्म्स में, तो आप निकाल सकते हैं। यदि वेलोसिटी के टर्म्स में पूछते हैं फाइनल और इनिशियल, तो आप फाइनल और इनिशियल ये इस फार्मूले से भी एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकली बताऊंगा। ठीक है, तो VAB = U + 1/2 AT। अब मुझे पता है कि यदि किसी बस विस्थापन S बराबर क्या होता है, विस्थापन H = क्या होता है बताएं। विस्थापन S बराबर क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी अर्थात VAB × टाइम, मतलब औसत वेग गुणे समय बराबर क्या होता है विस्थापन। ठीक है, अब यदि मैं औसत वेग की वैल्यू रखूं यहाँ से, तो S = VAB, तो VAB की वैल्यू कितनी आई 80, तो U + 1/2 AT और इंटू क्या हो जाएगा T। ठीक है, तो अंदर T का गुणा हुआ मल्टीप्लीकेशन, तो S = क्या आया UT + 1/2 AT²। ठीक है, ये आप देख लें, T के T के साथ गुणा हुआ, तो S = UT + ½ AT²। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन प्रूव कर दिए। ठीक है, अब आप देखें थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, V² = U² + 2S। मैंने फिर से माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग U, अंतिम वेग v तरह t समय पर से उसका विस्थापन s होता है। ठीक है, तब आप देख लें गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, V = U + AT। V = U + AT। तो हम यहाँ से t निकाल लें, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, U इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा V - U/A = T। V - U/A = T। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अच्छा, अब आप देख लें ये क्या निकल आया, हमने t की वैल्यू निकाल दी। t की वैल्यू कितनी निकाल दी, V - U/A। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 मतलब गति के जो द्वितीय समीकरण है उसमें इस वैल्यू को रख देना है, पुट कर देना है, सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। तो आप देख लें, हमने क्या किया, t की वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, हमने t की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है, S = UT + ½ AT² कर देना है। तो अब ये स्टेप में क्या हो जाएगा, S = UT + ½ AT²। अभी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे हमने रख कर दिया इसको। t की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, V - U/A। यहाँ पे हम रखें तो U × t की वैल्यू कितना हो जाएगा, V - U/A + 1/2 A और t की वैल्यू कितनी, V - U/A। ठीक है, ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर, तो S = U का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो UV - U²/A। तो यहाँ से आप देख लो + 1/2 A और A - B का होल स्क्वायर, तो V² + U² - 2UV अपॉन कितना हो जाएगा A²। अब ये स्क्वायर से A कैंसिल, तो S = UV और कितना हो जाएगा -U² + A से A कैंसिल, तो क्या हो जाएगा V² + U² - 2UV और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A और ये कितना हो जाएगा A। तो A + 2A कैल्शियम कितना हो जाएगा 2A। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2UV - 2U²। 2U क्यों, क्योंकि आपको पता है A2A कैल्शियम 2A, तो 2 को मल्टीप्लिकेशन प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2A कैंसिल, यहाँ पे सिमिलर वैल्यू लिख दी जाएगी। तो V² + 2² U² - 2UV अपॉन कितना हो जाएगा 2A। अब यहाँ से आप देख लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, -2U² और +U² प्लस माइनस माइनस। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख पाएंगे, V² - U² अपॉन 2A। अब 2A को इधर हमने इधर कन्वर्ट किया, इधर लाया, तो कितना हो जाएगा 2AS = V² - U²। अब आप U² इधर ला देंगे तो V² = U² + 2AS। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति का थर्ड समीकरण।
अब मुझे सेकेंड मेथड जो है वो है कौन सी, कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो कैलकुलस मेथड सीखने से पहले हमें इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीख लेने। आपसे कहा जा रहा है, मान लीजिए बोला जा रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ से गति प्रारंभ करती, ठीक, विरामावस्था 0 से। अब आपको याद रखना की पॉइंट्स, यदि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तो उस कंडीशन पे आपको याद रखना u = 0, मतलब क्या होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट से तो उसका प्रारंभिक वेग u क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि विरामावस्था से गति प्रारंभ करती। आपसे कहा जा रहा कि एक वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तथा 5 सेकेंड पश्चात, कितने, जो t है वो 5 सेकेंड पश्चात 30 मीटर दूरी तय करती। कितना, 30 मीटर, मतलब उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो 0 था, विरामावस्था से उसने गति प्रारंभ करी थी, तो u = 0। अब t कितना बोल रहा है, 5 सेकेंड पश्चात यदि उसका 30 मीटर पर सेकेंड दूरी तय करती, मतलब उसका जो वेग है वो 5 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, तो वेग कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसमें वेग में परिवर्तन, अर्थात आपको त्वरण फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए। आप सुन लें क्वेश्चन कैसे बोला जा रहा है, एक वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, 5 सेकेंड पश्चात उसका वेग 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तब उसमें आप त्वरण फाइंड करिए। तो v = u + kt, फार्मूले से आप देख लो, v = u + kt, तो v कितना है 30 मीटर, आपको a फाइंड करना है। ठीक है, तो a के लिए आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली a v - u/t, a को इधर लाएंगे तो v इधर चला जाएगा। ठीक है, अब a = कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 30 - u 0/t कितना है 5, तो a = कितना हो जाएगा 30/5, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका त्वरण, आपने निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन कहा जाए कि एक पिंड 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। ठीक है, मतलब u कितना है 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, मतलब त्वरण जो a हो कितना हो जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तथा इसका 5 सेकेंड पश्चात इसका वेग ज्ञात कीजिए। 5 सेकेंड पश्चात मतलब क्या, t बराबर कितने 5 सेकेंड पश्चात आपको क्या ज्ञात करना है, इसके द्वारा चली गई दूरी बताना है। ठीक है, इसके द्वारा चली गई दूरी मतलब क्या, s, क्योंकि दूरी और s मतलब विस्थापन दूरी एक ही तरह कंपोनेंट्स है, पर डिफरेंस क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटीज है, एक स्केलर। जो दूरी होती है वो कहीं भी हो सकती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक फिक्स एरिया पे होता है, एक फिक्स डायरेक्शन पे होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में एक समान वेग से भी आपको कह दिया जाए तो इस कंडीशन पे आपको ये समझना है कि v = 0 होगा। जैसे विरामावस्था में कहा गया था तो आपको पता है कि u = 0 हो जाएगा, उसी प्रकार ये आपसे कहा जाए कि एक समान वेग से, तो उस कंडीशन में v = 0। अब आपको दूरी के लिए h = ut + ½ at स्क्वायर फार्मूला होता है, तो h = u की वैल्यू कितनी है 6, t की वैल्यू कितनी है 5 + 1/2, a की वैल्यू कितनी है × 2 × t की वैल्यू कितनी 5 मतलब 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो s = कितना हो जाएगा 30 + 2 2 कैंसिल तो 25, s = कितना आ जाएगा 55 मीटर। ये क्या आ गया s, आपने डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकाल दिया। ठीक है, अब एक और इसी तरह के क्वेश्चन आप देख लें। ठीक है, यदि आपसे कह दिया जाए कि एक कार समान वेग, मतलब समान वेग, तो फिर समान वेग का मतलब क्या, u समान वेग कितना, u बराबर कितना चल रही है, ये चल रही है u बराबर 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले आप SI यूनिट में कन्वर्ट करें, तो SI में करने के लिए क्योंकि किलोमीटर तो मीटर और ये सेकेंड में कन्वर्ट होएगा, तो 36,000 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 × 60। आवर में तो पहले मिनट, फिर मिनट से सेकेंड, तो 60 × 60, और ये क्योंकि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, तो हम इतना लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये 60 बन गया, ये कितना हो गया 10। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चल के रुक जाती, मतलब आपने ब्रेक लगाया तो चल के रुक जाती, मतलब क्या, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। ठीक है,
तो आपसे बोला जा रहा है कि कार को रुकने में बताइए कितना समय लगेगा, कार को रुकने में कितना समय लगेगा, मतलब आपको टी फाइंड करना है। और जब एक समान वेग से तो आपको फिर से यहाँ पे v बराबर 0 मानना है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप सोचेंगे ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास t नहीं है, और जब t नहीं है, t कहाँ से आएगा, t तब आपको मिलेगा जब आपको a पता हो। तो आप यहाँ a निकाल लें, और a निकालने के बाद आप t आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 10, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 2a, और s की वैल्यू कितनी है इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20a हो गया, पर इधर आया तो माइनस 20a इज इक्वल टू 100, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -100/20, तो कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है टाइम अर्थात t, ठीक है। तो हम प्रथम समीकरण लगा दे तो आ जाएगा प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस 80 से, तो v कितना है 0, u कितना है 10 प्लस a कितना है ये आपने कितना निकाला है त्वरण 5 मीटर, तो -5 और t आपको निकालना ही है, ठीक है। तो -5t इधर आएगा तो +5t हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो t इज इक्वल टू 10/5 मतलब 2 सेकेंड, ये 10 था, ठीक है। तो 10/5 मतलब 2 सेकेंड, ये आ गया क्या इसकी टाइमिंग, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड पे डिस्कशन करते हैं, कैलकुलस मेथड पे इसी को, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड आप देख लें।